आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच मिस्टर समंथा फंड मैनेजर एडलवाइस म्यूचुअल फंड देहरादून में आए और रियली क्योंकि आज हम जो बात करना चाह रहे हैं इस एपिसोड में इस बारे में, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हैं, फंड मैनेजर हैं, वो दो फंड जो है मैनेज करते हैं एज अ लीड फंड मैनेजर। एक आपके टेक्नोलॉजी फंड, एडलवाइस टेक्नोलॉजी फंड और लार्ज और मिड कैप। तो और दोनों फंड बिल्कुल अलग अलग है। एक सेक्टोरल फंड है, एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है। तो उसके अलावा दो एज अ को फंड मैनेजर हैं दो फंड में। तो मुझे आज हम इस जो बातचीत करेंगे इसमें हमें ये लगेगा कि किस तरह से हम अपने इन्वेस्टर्स को एक सही डायरेक्शन दे पाएँ इन्वेस्टिंग के बारे में। तो सर, जैसे आजकल इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो सिनेरियो है पिछले एक साल से अगर आप इंडेक्स को देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। मतलब करीबन आप 13-14 महीने से देखेंगे तो लार्ज कैप भी उसी इंडेक्स पे खड़ा है, मिड कैप भी ऑलमोस्ट उधर ही है, स्मॉल कैप थोड़ा गिरा है। तो बहुत सारा जो है इंडेक्स ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो सर, इंटरनेशनल मार्केट का या इंडियन जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी इकोनॉमी है उससे क्या इम्पैक्ट हिंदुस्तान के ऊपर आ रहा है और हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या किस तरह का जो है उसकी परफॉर्मेंस है और क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए देहरादून में। वैसे हूँ, मैं आपको बताया मैं 37 ईयर्स बाद यहाँ पे आ रहा हूँ जी। अब आते हैं मार्केट्स में। अगर आप लास्ट 2 साल की मार्केट्स देखें तो ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा हलचल मची पड़ी थी। लास्ट ईयर जैसे मान लीजिए कई सारे मेजर इकोनॉमीज में इलेक्शंस थे। हमारे यहाँ इलेक्शंस थे, यूके में इलेक्शंस था, यूएस में इलेक्शंस था। जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है कि इकोनॉमी एज सच थोड़ा एक स्लोअर पेस में चलती है, धीरे धीरे पिकअप होती है, राइट। तो वो सबसे बड़ा रीज़न था वाई लास्ट ईयर मार्केट्स थोड़े संभल गए थे। ये साल जैसे साल शुरू हुआ तो हम कई सारे जियो पोलिटिकल सिचुएशंस में फंस गए, राइट। जैसे मान लीजिए यूएस में एक टैरिफ रिलेटेड चैलेंजेस इमर्ज हुए, फिर रशिया यूक्रेन का वॉर कंटिन्यूस चलता रहा, बिल्कुल सही, राइट। पैलेस्टाइन हमास का वॉर भी एंड इसराइल का वॉर भी काफ़ी दिनों से चल रहा है। थैंकफुली यहाँ पे थोड़ा सीजफायर हुआ है। आज में देखें तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में छोटे छोटे स्कीमर्सेस हर जगह हो रहे हैं। इधर चाइना और जापान के बीच में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक कुछ मसला शुरू हुआ है, सऊदी अरब यूएई में कुछ झमेला चल रहा है, राइट। वेनेजुएला में भी जो सऊदी अरब के से जितना ऑयल रखती है अपने पास। तो इस सारे सिचुएशंस में अगर हम देखें तो ग्लोबली थोड़ा चैलेंजेस थे। इंडिया में इलेक्शन की वजह से थोड़ा स्लो डाउन था। आरबीआई ने थोड़े इन्फ्लेशन के लिए वरी थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे। पर अगर हम ये साल पिछले 12 महीना देखें तो सरकार और आरबीआई दोनों ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं टू रिवाइव द इकोनॉमी एंड दे वर वेरी गुड स्टेप्स। जैसे सरकार ने जीएसटी कट्स किए, यस, टैक्स रेट कट्स किए, तो उनको दिखा इसका इम्पैक्ट कि लास्ट 2 महीने से हम दिख रहा है कि ओवरऑल सेल्स का माहौल थोड़ा इम्प्रूव तो किया है। नहीं सर, मैं थोड़ा इसमें पूछना चाहता था। देखिए, गवर्नमेंट ने जैसे आपने बोला अभी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे करेक्टिव मेजर लिए हैं रिसेंटली। मतलब बैंक इंटरेस्ट रेट कम किया गया है, उससे पहले जीएसटी कट हुआ। अगर आप ये देखेंगे कि जो आरबीआई पॉलिसी आई उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्या है, स्वैप उन्होंने करा है। साथ में अगर आप ये देखेंगे कि उन्होंने लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए 1 लाख करोड़ का ओएमएमवी उन्होंने जो है अभी कल हुआ है, आने वाले टाइम पे होगा, अगले हफ्ते होगा। तो मेरे कहना था कि सारे स्टेप बहुत करेक्टिव मेजर है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बात जो देखने की चीज़ लग रही है सर कि हमारा जो रुपी जो है डिप्रिशिएशन हो रहा है, तो वो भी एक चैलेंजिंग है। जबकि हम ये सोच रहे थे कि इन सब मेजर होने से रुपी थोड़ा सा जो है हमारा रिकवर करेगा। सेकेंड थिंग, जो डेट की हम बात करते हैं तो डेट का जो यील्ड है, अगर आप देखें कि आरबीआई ने जैसे कट करा तो ये हम लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन किया कि डेट की यील्ड भी थोड़ा नीचे जाएगी, लेकिन वो बढ़ी है, 10-15 बेसिस पॉइंट बढ़ी है। तो सर ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों हुआ और क्या ये आने वाले टाइम पे इसका कोई मतलब रिकवरी होगी, यार जो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, सबसे पहली बात अगर हम डेट की बात करें तो लोन रेट्स तो कम हुए हैं जी, तो धीरे धीरे ट्रांसमिशन हो रहा है। पर लिक्विडिटी टाइट होने की वजह से उतना ज़्यादा, अक्टूबर में थोड़ी लिक्विडिटी टाइट हुई थी तो उतना ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं हो पाया। अभी जो स्टेप्स आरबीआई ने लिए हैं इसकी वजह से आगे चल के और ये लोन रेट्स घट सकते हैं।
रही बात 10 ईयर यील्ड्स की, हाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन वहाँ पे हुआ है, क्योंकि सरकार ने जीएसटी कट्स भी किए हैं, तो क्या होता है उसमें इनकम थोड़ी कम हो जाती है, तो सरकार अगर हो सकता है उनकी बोरिंग प्रोग्राम मार्केट को लगता है बढ़ेगी, पर वो देखेंगे कैसे इवॉल्व करेगा, बट इवेंचुअली जैसे लिक्विडिटी लूजन होती है तो आइडियली दिस शुड ट्रेंड डाउन। यस। ओके, पहला क्वेश्चन आपको क्या था? मतलब ये था कि मतलब ये सब करेक्टिव मेजर हैं, लेकिन फिर भी जो है रुपी डेप्रिशिएट कर तो रहा है। आज के दिन में आई एम मोर कंफर्टेबल विद द रुपी डेप्रिसिएशन। ओके। तो रुपी डेप्रिसिएशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे भी होता है जी। एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज है उनमें मार्जिन इंप्रूव होते हैं, राइट। नाउ क्यों हुआ 2022 से लेकर 24 के बीच में रुपी बहुत नैरो रेंज में था, एक हर साल 2 से 3% का डिप्रिसिएशन होता है, राइट, तो वो थोड़ा कैचअप रैली तक हुआ है, एंड इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी आज के दिन में, राइट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में थोड़ा टफनेस तो आया है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स, राइट, तो उसको अगर काउंटर करना है तो रुपी का अगर थोड़ा डिप्रिशिएट करे, इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। यस। दूसरी बात, जब आप रुपी को डिफेंड करते हो, आरबीआई जब करती है, तो लिक्विडिटी थोड़ी टाइट होती है। आज के माहौल पे जहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट काट रहे हैं और हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट फ्लो डाउन टू द कंज्यूमर, कि उनका होम लोन, उनका पर्सनल लोन, उनका जो कंज्यूमर फाइनेंस का लोन है, वो लोन रेट नीचे गिरे, राइट, देन इट मेक्स मोर सेंस कि आप लिक्विडिटी थोड़ा नॉर्मल रखें। तो इसीलिए शायद रुपी थोड़ा डिप्रिशिएट किया है, एंड एज ऑफ नाउ आई एम नॉट वरीड कि रुपी डिप्रिशिएट की। सर इसी से थोड़ा सा मैं जुड़ा हुआ आपसे कहना चाहता था कि हमारी मतलब आने वाले समय पर हमारा जो है रुपी अगर सपोज़ यहीं स्टेबल रहता है और एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ता है तो रुपी इसके बाद हो सकता है अप्रिशिएट करे। दूसरी चीज़ सर, अगर आप जीडीपी डेटा की बात करते हैं, जीडीपी जो क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में हमारे पास जो आया है 8.2% के आसपास है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन इस समय बहुत कम है। WPI और CPI के अगर आप डेटा देखें तो बहुत कम है। तो जहाँ तक हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी भी करीबन 9 है। तो हमें क्या लगता है सर कि आने वाले टाइम पे क्या इकोनॉमी में नॉमिनल जीडीपी का जो इम्पैक्ट आएगा उससे म्यूचुअल फंड्स या जो भी इन्वेस्टिंग है उसके रिटर्न्स में क्या आपका विजिबिलिटी दिखती है आगे आने वाले टाइम पे? मुझे लगता है नॉमिनल जीडीपी वही लो डबल डिजिट के अराउंड आना चाहिए। यस, राइट, इवेंचुअली, राइट, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, थोड़ा एक्चुअल ग्रोथ भी आएगी, जो सरकार ने इतने सारे स्टेप्स लिए, आरबीआई ने इतने सारे स्टेप्स लिए जी, और मार्केट रिटर्न्स उसको मिरर करना चाहिए। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड मार्केट रिटर्न्स शुड मिरर दैट, सो आई थिंक दैट इज वेयर द एक्सपेक्टेशंस कैन बी मीट। जी जी। सर ये तो बात कर ली सर हमने। एडलवाइस अपने आप में ऐसी एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उनके पास हैं। फंड मैनेजमेंट उनका बहुत एक अलग तरह का फंड मैनेजमेंट उनके जो है प्रोसेसेस हैं। सर आप कैसे देखते हैं एडलवाइस फंड मैनेजमेंट को और उसकी प्रोसेस को? बिकॉज आप उस जगह हैं कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं और वो इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हैं कॉन्फिडेंसली, तो मतलब वो किस तरह के जो है प्रोसेसेस हैं और किस तरह की जो है कोर फिलॉसफी है? ये कोर फिलोसफी बहुत सिंपल है, हम बॉटम अप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके। हम कोई मैक्रो कॉल नहीं लेते, हम कैश कॉल नहीं लेते, और हम कोई आउटसाइज बेट्स नहीं लेते। आउटसाइज बेट्स मतलब मान लीजिए कोई एक सेक्टर है जिसका इंडेक्स में 10% है, हम 30% लेके नहीं बैठे, राइट। सो उस तरीके का कॉल्स हम लोग नहीं लेते हैं, राइट। बॉटम अप इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा ये होता है कि आप हमेशा स्टॉक से जुड़े हुए रहते हैं और स्टॉक की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका फंड परफॉर्मेंस होता है, राइट। अब ये स्टॉक सिलेक्शन कैसा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें हर कोई करता है, पर हमारे यहाँ पे कहीं कहीं पे ज़्यादा थोड़ा फोकस होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी एएमसी में क्या अलग है और एएमसी से? तो पहला तो जैसे हमने अपने पहले तो मैंने आपने कह दिया कि हम कोई मैक्रो कॉल नहीं लेते। ये कोई सही गलत बात की नहीं है, ये हमारा स्टाइल है। हम कोई कैश कॉल नहीं ले रहे, राइट। हम चाहे बहुत होगा 5% 6%, उससे ज़्यादा कैश कभी हमारे फंड्स में होने नहीं चाहिए, राइट। फिर जैसे मान लीजिए हमने कहा ना आउटसाइड बेट्स, तो ये एक फर्स्ट राउंड ऑफ फिल्टरिंग है। सेकेंडली, जब हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये थोड़ा जानना कि कंपनी के बारे में बियॉन्ड द ऑब्वियस नंबर्स। ओके। सो हम उसको फोरेंसिक्स मतलब डेटा जो है उसके डेटा से बियॉन्ड भी जो है, हाँ, यू तो फोरेंसिक्स करते हैं कि हाँ। जैसे मान लीजिए कंपनी का कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, कंपनी के ऑडिटर्स कौन हैं, राइट, कैसा ऑडिटर के कोई कमेंट्स हैं कि नहीं, इज द कंपनी फेयर टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और नॉट, ये सब ब्रॉडली एक चेक करते हैं। इससे थोड़े एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम रहते हैं।
और हम एक अपना डिस्काउंटेड कैश फ्लो के ऊपर एक वैल्यूएशन फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। तो वहाँ पे जहाँ पे हमको एक एक्सेप्टेबल प्राइस दिखता है हम इन्वेस्ट करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसी स्टाइल के से शादी ना कर लें, ना ग्रोथ, अच्छा, ना वैल्यू, yes. ना मोमेंटम, हाँ। ना लो वॉल, कुछ नहीं। जहाँ पे हमको फॉरेंसिक्स क्लियर होनी चाहिए, स्टॉक में अपसाइड दिखना चाहिए, वो स्टॉक हम लेते हैं, राइट। ये हो जाने के बाद एक बिजनेस का एक मतलब एक रोबस्टनेस का प्रिंसिपल रखते हैं। वो थोड़ा मतलब क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी शुड हैव डिलीवर्ड वेरी सुपीरियर रिटर्न्स ऑल थ्रू, बट एटलीस्ट ये होप तो होना चाहिए कि आगे चल के भी ये कंपनी थोड़ी बेटर रिटर्न प्रोफाइल दिखा सकती है। बिकॉज आप जनरली दो फंड लीड एज अ लीड फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, एक तो लार्ज एंड मिड कैप और दूसरा टेक्नोलॉजी फंड। तो दोनों फंड के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आपका पर्टिकुलर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, क्योंकि एक तो आपने फ्रेमवर्क बना दिया कि एएमसी का ये है कि साहब हम इस तरह का जो हमारा फ्रेमवर्क है हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, बट पर्टिकुलरली एज योर ओन चॉइसेस, ओन योर एनालिसिस, क्योंकि आप एनालिस्ट भी रह चुके हैं, so you know everything about the your process, your stocks, बट हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो दोनों फंड मैनेज करते हैं उसमें पिकुलर आप क्या चीज़ ऐसे करते हैं जो थोड़ा सा अलग है। देखिए, सबसे पहली बात स्टॉक में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे को लगती है कि पोटेंशियल क्या है ग्रोथ करने की। यस, राइट। अभी मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है जो हम ऐसे रोज यूज कर रहे हैं, काफ़ी सारे, वहाँ पे ऑप्शंस थोड़े कम होते हैं, और कहीं कहीं ऐसे होते हैं जहाँ पे पहले कभी यूज नहीं किया, राइट, अभी ज़्यादा यूज हो रहा है। सो सेकंड फेज में ग्रोथ आने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, तो ग्रोथ में थोड़ा फोकस तो है हमारा, राइट, ये थोड़ा ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरी बात, थोड़ा मैनेजमेंट कैपेबिलिटी पे भी हम कॉल लेने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए, बिजनेसेस में टफ साइकिल, बैड साइकिल आते रहते हैं, बट देयर आर मैनेजमेंट्स हु आर एबल टू हैंडल दोस सिनेरियोज बेटर। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तीसरी बात, जहाँ पे हमको लगता है कि जहाँ पे ज़्यादा लोगों की मतलब क्या बोलेंगे, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है और ज़्यादा डिस्कवर्ड नहीं है, राइट, वहाँ पे भी अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स हमको मिले जहाँ पे हम थोड़े अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, सो ऐसा भी हम करते हैं, right? But all within the framework of the company that I have said, right? I prefer companies that deliver slightly better superior returns. और मुझे लगता है कि हर स्टॉक में एक कहानी होती है, राइट? ये स्टोरी को पकड़ना बहुत जरूरी है, राइट? ये स्टोरी कहीं भी प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस की हो सकती है, ये स्टोरी कभी रिवाइवल की हो सकती है, ये स्टोरी कहीं पे कंपनी के फॉर्चून्स चेंज होने में, कहीं मैनेजमेंट चेंज होने के कारण कुछ हो सकता है, राइट। कभी कभार कोई सेक्टर होता है जो 10 साल कुछ नहीं करता, फिर अचानक कुछ ऐसे मैक्रो हालात हो जाते हैं कि उस सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती है और वो अच्छे। तो ये सब का एक मिक्सचर करके एक कुछ करने की कोशिश हम लोग करते हैं। थैंक यू सर। जनरली सर, जब भी आप मतलब एक मतलब आपका फ्रेमवर्क है और आप जो है मतलब फंड मैनेज करते हैं, तो रिस्क जो होता है, हर स्कीम का एक रिस्क होता है, तो रिस्क को मैनेज करने का जनरली आप कैसे मैनेज करते हैं, मतलब एज, क्योंकि कॉमन आदमी ये नहीं समझता, वो हर ये समझता है कि मैंने अगर इस फंड में पैसा लगाया है तो, लेकिन हर एक इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, तो आप अपने फंड में रिस्क कैसे मैनेज करते हैं, वो रिस्क के बारे में थोड़ा सा मतलब लोगों को पता लगे कि हाँ रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है और किस तरह से, क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जब मैंने कहा ना कि हम कोई आउटसाइज्ड बेट्स नहीं लेते हैं जी, मतलब कोई एक स्टॉक में बहुत कंसंट्रेटेड बेट्स नहीं लेते, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमको हेल्प करती है रिस्क मैनेजमेंट करने। ठीक है। तो यहीं पे अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट है, बिकॉज ऑफ मैक्रो एंड वोलेटिलिटी सम स्टॉक में डू वेल, सम स्टॉक इन अ डे माइट नॉट डू वेल, सो किसी भी दिन शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है हमारा। सेकेंडली, हम ये कोशिश ये करते हैं कि हम जो फॉरेंसिक्स कर रहे हैं, हम जो चैनल चेक्स कर रहे हैं, राइट, इससे थोड़ी कंपनी की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है, तो उसमें भी रिस्क प्रोफाइल थोड़ा घट जाता है, राइट। सो ये दो चीज़ करने से क्या होता है कि जो भी हम कंपनी में लेते हैं, राइट, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, राइट, बट ओवरऑल इट डजंट इम्पैक्ट द पोर्टफोलियो नेगेटिवली, एंड इफ दैट डजंट हैपन देन द ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टार्ट्स डूइंग वेल। सर, जनरली जो मैं बात करना चाह रहा था कि एक कॉमन इन्वेस्टर जो होता है उसको ये समझ नहीं होती कि वो एसेट एलोकेशन कैसा करे। तो एसेट एलोकेशन में मैं एज अ फंड मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेट एलोकेशन और रिस्क
वो किस तरह से करे, मतलब एक कॉमन इन्वेस्टर उसको क्या देखना चाहिए। तो एसेट एलोकेशंस में सपोज एक यंग इन्वेस्टर्स है, उसको एसेट एलोकेशन कैसे करनी चाहिए, या जो थोड़ा सा ओल्ड एज्ड है या मतलब थोड़ा सा, तो एसेट एलोकेशन में क्या फ़र्क होना चाहिए, और क्या ये इंडिविजुअल होता है या फिर ये कॉमनली हम इसको देख सकते हैं। देखिए आइडियली जो वेल्थ मैनेजमेंट के जो इन्वेस्टमेंट्स के जो थ्योरीज हैं वो कहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें आप रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि उनके पास अर्निंग लाइफ ज़्यादा होती है। कहीं पे अगर कोई चैलेंज आया तो उसको करेक्टिव एक्शन लेके आप फिर भी फंड को अच्छा रिटर्न दे सकते हो, राइट। एंड ओल्ड एज में ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज you have a defined expense आता है कि भैया the person is old and hence he has a challenge, right? कि you know he might have some expenses, तो अगर मार्केट वहाँ पे तो मान लीजिए 6 months के लिए अंडर परफॉर्म करेक्ट हो जाए तो उनका वो कॉर्पस थोड़ा कम हो जाता है। However, having said that, there is one more angle to it, is the ability to take risk, right? कुछ लोग होते हैं जो मान लीजिए मार्केट एक महीने में 5% करेक्ट हो जाए तो ज़्यादा घबराते नहीं है, कुछ लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो वैसे करके आपको वो उसका फाइनेंशियल बिहेवियर है, हाँ, वो देख के ही करना चाहिए। आई थिंक दीज आर द 2 पैरामीटर्स। बट जिस तरह से इंडिया चल रहा है आप यहाँ पे लार्ज मिड एंड स्मॉल तीनों सेक्टर्स खेल सकते हैं, राइट। बट कोई कंसंट्रेटेड बेट्स मत लीजिए, राइट। यूज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज लाइक लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, दे हेल्प यू टू एक स्मॉल पोर्शन होना चाहिए, एक थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है तो थोड़ा मिड कैप या स्मॉल कैप का मिक्सचर लीजिए। एंड देन फिर लास्ट में 5-10% आप थोड़ा थीमेटिक फंड्स खेलिए, राइट। जैसे मान लीजिए खाने में क्या होता है, साइड में अचार पापड़ रहता है ना जो खाने का टेस्ट को थोड़ा एनहांस करता है, उस तरीके का कुछ फंड्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इडलवाइज टेक्नोलॉजी फंड है, इडलवाइज कंजम्पशन फंड है, उसमें आप डालिए। पर उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है पर प्रोपोर्शनेट भी आप उसमें अमाउंट भी थोड़ा कम रखते हैं, तो फिर एज अ पोर्टफोलियो इट डज वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन रखेंगे तो फिर अच्छा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और जनरली सर क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है इंडिया का वो आप कैसे विजुलाइज करते हैं, और स्पेशली आपको क्या लगता है आने वाले 3, 5 और 10 सालों में इंडिया का ट्रेंड क्या रहेगा, और नेचुरली सेक्टर जो अब मतलब आने वाले समय पे जो अच्छा कर सकते हैं, जो आप विजुलाइज करते हैं, वो क्या हो सकता है। इस बारे में थोड़ा सा हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं दे शुड अंडरस्टैंड कि हम कौन सा सेक्टर से आने वाले टाइम पे चलेगा, सो दैट कैन लुक इनटू इट, है ना। देखिए हमारे लिए तो है कि जैसे अगर नॉमिनल जीडीपी अगर लो डबल डिजिट होती है देन मार्केट रिटर्न्स हमने कहा शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। बिल्कुल सही कह। स्मॉल मिड विल माइट डू स्लाइटली बेटर एंड लार्ज स्लाइटली सिमिलर, राइट। हैविंग सेड दैट I would like to say that we are very lucky to be in India and in this age working because the opportunities जो इंडिया में मिलेंगी वो versus the world should be better because इंडिया में young population ज़्यादा है, right? So we should actually grow faster than the world and that should reflect in our market reactions, right? We have seen the government take proactive steps in infrastructure development. We have taken proactive steps in improving the digital economy. ये सब से क्या होता है? And RBI is so strong in controlling the financial health of the economy. So all three increases the trust level in the economy and trust level बढ़ता है तो क्या होता है कि entrepreneurs जो होते हैं वो business पे invest करते हैं. Business पे invest करते हैं तो क्या होता है उसमें job creation होता है और फिर the entire thing again starts growing as a together as a country, right? So that is I believe the single biggest strength in the country. Sectorally हमको लगता है जैसे कुछ सेक्टर जैसे कंजम्पशन हुआ, आईटी हुआ, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ होल, ये तीन शुड डू वेल ओवर द मीडियम। हाँ नेचुरली इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी तो दे आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमी and they are the drivers of economy. So technology is changing the way we look at the economy, the way we work in this. They are adding productivity to the economy, so that should be one. Secondly, consumption, because we as an economy are moving towards more consumption driven approach, right? We might buy a 5 lakh rupee car, but rather than a fresh one 5 lakh, we go for a second hand 5 lakh, which is because सड़क में आप जाते हो तो कोई आपको पूछता नहीं है
कि ये गाड़ी आपने फर्स्ट हैंड लिया किसी Second सेकंड hand हैंड लिया, बिल्कुल। राइट। सो गाड़ी फर्स्ट हैंड में उससे कई गुना हाई प्राइस में बिका होगा, 2-3 साल बाद वो मेंटेन्ड अच्छी होती है, गाड़ी की क्वालिटी अच्छी होती है, तो फीचर्स रहते हैं, तो लोगों को फीचर्स पसंद है, राइट। ये गाड़ी लेते वक्त है, ये फोन लेते वक्त है, ये कपड़े लेते वक्त है, ये घर लेते वक्त है, जी। राइट। हर जगह ये दिख रहा है कि प्रीमियमाइजेशन की एक ट्रेंड है, राइट। पीपल, आप अगर नहीं लेना तो 2 साल बाद लेना है, पर लेना है तो slightly better, right? So these are the trends we are seeing in India, and I think as fund managers, as investors, we should capitalize on these trends. सर थोड़ा सा जो आपने बहुत अच्छी बात की है टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड यू मैनेज द टेक्नोलॉजी फंड। मैं थोड़ा सा एक इसमें जानना चाहूँगा, जो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सर अगर आप ये देखें कि यूएस जो इकोनॉमी है उसमें आज अगर आप ये देखें कि जो जितने भी टॉप 4-5 जो स्टॉक्स हैं वो दे आर ऑल टाइम हाई, और उनकी अगर मार्केट कैप देखें तो समय टच टू $5 ट्रिलियन, और इवन अगर आप देखें कि मतलब जो लोएस्ट है वो भी $3.9 ट्रिलियन के आसपास है, जो 5 टॉप स्टॉक्स हैं। सर हमारा जो मतलब इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है, या हम लोग जो भी मतलब आईटी सर्विस में करते हैं, वी आर सर्विस इंडस्ट्रीज, वी आर नॉट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, मतलब वी आर नॉट प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज। सो हम आने वाले टाइम पे हमें किस तरह का जो है मतलब किस तरह की कंपनीज अच्छी रिटर्न दे पाएंगे इंडिया में, और क्या हमारा जो है हमारी जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है, क्या इसमें कुछ बदलाव आप देख रहे हैं फ्यूचर में आने वाले टाइम पे, और किस तरह की जो है कंपनीज ज़्यादा बेटर वो ग्रोथ दे पाएंगी? ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम है, Yes. आईटी इज वन ऑफ देम। Yes. हम इंडिया में सेमीकंडक्टर्स पे भी काम कर रहे जी, हैं, जी। हम ईवीज में भी काम कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी में भी काम कर रहे जी। हैं। ऑल दिस इज गोइंग टू हेल्प एंड इम्पैक्ट आवर लाइफ, राइट। अब आते हैं स्पेसिफिक आईटी इंडस्ट्री। हाँ, ये बात सही है कि हमने कोई सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया, पर हम हमेशा उसको इम्प्लीमेंटेशन में नंबर 1 थे, और आगे भी रहेंगे, राइट। सो व्हेन ERP came, we were the one who installed it all over the India. When digital and cloud services came, we were at the forefront. तो आज भी जब AI related इन्वेस्टमेंट्स होंगे और ट्रांसफॉर्मेशन डील्स होंगी, तो वहाँ पे भी हमारे फंड्स अच्छे करेंगे, राइट। ये हमारा मानना है। अगर इसमें के बीच अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़े यूएस में कम हो जाएं, then the US companies will be in much more better position to invest in newer technologies, and that can be an opportunity for Indian IT, right? Over and above that, मैं कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी, one should also look beyond IT. There is semiconductors, there is EVs, there is renewable energy, there is new age technology, fintech and all, which is also changing our life in a big way, right? So overall, you would see that technology consumption, टेक्नोलॉजी का जो कंजम्पशन होता है पर्सनल लाइफ में, वो बढ़ने वाला है। Okay. And that is, I think, is a good place to be in, to invest and to grow. Sir, thank you very much, and really you have given us insight, and really the philosophy of Edelweiss Mutual Fund, or I think Edelweiss is the mutual fund which is different from other AMCs, और मुझे लगता है कि जो आपने insight दी, that will be valuable for our customer. Thank you very much, sir. Thank you for inviting me. It was a pleasure talking.